चलो ध्यान दे बेटा। देखो बेटा, थोड़ा ध्यान देना। अभी कुछ लिखना नहीं है आपको कॉपीज में, ठीक है? सिर्फ जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ सामने, एक बार उसको देखें आराम से और उसको थोड़ा सा जो है वो समझें, ठीक है? एक है पेपर पैटर्न और एक है क्वेश्चन पेपर। आज की क्लास ब्रॉडली सिर्फ इस बात के ऊपर है कि एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती। पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी है। मेरे पास कल से लेके आज में, मतलब कल मंडे और आज ट्यूसडे, 6 केसेस ऐसे आए हैं जो पैनिक अटैक के हैं। 6 केसेस। पैनिक अटैक का मतलब कि आप पेपर में, एग्जाम में आप बैठे हुए हो, आपने सब कुछ तैयारी करी है और सडनली आपको पसीना आना शुरू हो गया। सडनली आपको ऐसा लग रहा है कि ओ शिट, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। आई हैव लर्न दिस टॉपिक, आई हैव प्रिपेयर दिस टॉपिक, बट व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उस टाइम की तैयारी आपने कभी क्योंकि करी नहीं, तो जब एग्जाम में कुछ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो बच्चा कभी उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाता। बच्चा इतना परेशान हो जाता है कि हम कैसे इस चीज़ को एड्रेस करें। तो सबसे पहली बात, अगर आप इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, जितना भी दे रहे हो, 10%, 15%, खाली इससे रिजल्ट नहीं आने वाला। इस चीज़ को अपने दिमाग में उतार लो, ये आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा रहेगा। इसके साथ बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो आपके रिजल्ट को क्रिएट करते हैं। रिजल्ट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ओनली और on your study, only on your preparation, how many number of questions you have solved, how many number of hours you have studied, खाली इससे रिजल्ट नहीं बनेगा। इनके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स में ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, माइंडसेट और स्ट्रेटजी। आपको इनके ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई इतनी ज़्यादा कर लो और बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे रहे, और ऐसा भी नहीं कि बॉडी को रेस्ट ही दिए जा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे। आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। टू बी प्रिसाइज, 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लो, लेनी ही है। 7 से 8 घंटे का मतलब कि नींद अच्छी आने का तरीका क्या है? जब आप रात में सोने लग रहे हो तो आपका दिमाग फ्रेश होना चाहिए। वो फ्रेश कब होगा? जब आपने कोई अच्छी चीज़ करी होगी तब वो फ्रेश होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। रात को सोने से पहले करीब 1 घंटा 1.5 घंटा पहले खाना बंद, फ़ोन यूज़ करना बंद। अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर दो कि बस मैं सोने की तैयारी में और मुझे कुछ नहीं करना। फ़ोन कहीं दूसरे रूम में जाके रखो। आपको अगर अपने पास ऐसा लगता है कि आप डिनर बहुत लेट कर रहे हो, वो डिनर अपना थोड़ा सा जल्दी करो, नहीं तो ये स्लीप आपकी एक्यूरेट स्लीप नहीं होगी। ये बस सब बातें अभी के लिए ना बहुत लेस इंपॉर्टेंट लगती हैं, बट द मोमेंट ऐसा कुछ एग्जामिनेशन हॉल में हो जाता है तो ये सब बातें सिग्निफिकेंट लगने लगती हैं। कोई टीचर इनके ऊपर बात नहीं करता। रीज़न है, डिफरेंसेस हैं कि भाई हम इनके ऊपर बात करेंगे, सिलेबस नहीं हो रहा, हम उन पर ध्यान दे लें अपने पास। लेकिन जब इतनी सारी घटनाएं आती हैं ना तो इनके ऊपर बात करना ज़रूरी हो जाता है।
तो रात को सोने से पहले अपनी 2 आदतें आपने बनानी है। ये 2 आदतें हैं, आपका डिनर, स्पेशली डिनर बोल रहा हूँ मैं, जितना हो सके लाइट रखो। कुछ बाहर का अपने पास आपने नहीं खाना है। इन केस अगर आप खा रहे हो, आपके डिनर से लेके आपकी स्लीप के बीच में लगभग 1.5 से 2 घंटे का फर्क होना चाहिए। 1.5 टू 2 आवर का गैप होना चाहिए। अगर है बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो सके तो सोने से पहले, हो सके तो कुछ भी एक अच्छा विचार पढ़ लो, कोई थॉट हो गया, कोई कोट हो गया, कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो गई, कुछ भी ऐसा। द मोमेंट योर बॉडी गोज इन टू स्लीप एंड द मोमेंट इट वेक्स अप, स्टार्टिंग के 10 मिनट और सोने से पहले के 10 मिनट आर दी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मोमेंट्स ऑफ योर इंटायर जर्नी, इंटायर लाइफ। वो क्यों ज़रूरी है? आप बॉडी को जो चीज़ देकर सुलाओगे और जिस चीज़ से उसको उठाओगे, वो आपकी सराउंडिंग में रियलिटी बनती है। तो अपने लिए 10 मिनट का, 15 मिनट का मार्क सम टाइम टू रीड समथिंग, जस्ट रीड एनीथिंग। घर में कोई छोटी किताब होगी, कोई कॉमिक बुक होगी, कुछ भी, जस्ट रीड एनीथिंग। 10 मिनट के लिए आपके पास कोई किताब हो, आपने उसके 2 पन्ने पढ़े, 3 पन्ने पढ़े, आपको नहीं समझ में आता कि क्या पढ़ना है अपने पास, आई कैन सेंड यू सम आर्टिकल्स ऑन योर ग्रुप, मैं डेली भेज दूंगा, जस्ट हैव अ लुक एंड रीड दैट। नहीं है आपके पास कोई किताब, कोई बात नहीं, बट बात सिर्फ वही है कि उससे फिर आपको फोन यूज करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। करीब 1-1.5 घंटा पहले अपना फोन बंद करके रख दो। इसी के साथ जब आप सुबह उठोगे तो सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। सेम प्रोसेस का मतलब, जब आप उठ रहे हो तो एकदम उठ के ब्रेकफास्ट नहीं लेना है। आप उठ रहे हो अपने पास, आप उठे 10-15 मिनट आपने अगेन कुछ रीड किया, स्पेंड एन आवर, आवर थोड़ा सा बीत जाए, देन टेक ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट से मेरा मतलब टी कॉफी नहीं है, यू कैन टेक टी कॉफी, लेकिन सोने से पहले और सोने के एकदम उठने के बाद आप ये काम ना करें। हो सके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो। बाय एक्सरसाइज आई डोंट मीन कि आपने डंबल उठाने हैं या आप जाके अपने पास कहीं डंड पेल रहे हो, कुछ नहीं। बाय एक्सरसाइज आई ओनली मीन वॉक, गो फॉर अ वॉक। भले घर में वॉक करो, नहीं हो पा रहा अपने पास, जाओ घर के बाहर 10 मिनट अपने पास फोन में घड़ी में टाइमर लगाओ, जस्ट हैव अ वॉक, वॉक करके आओ। बहुत ज़रूरी है, बॉडी को जब तक आप मूवमेंट नहीं दोगे काम नहीं बनेगा। डाइट फॉलो करना है अपने पास, अच्छी डाइट फॉलो करनी है। अच्छी डाइट से मतलब घर का खाना। अच्छी डाइट का मतलब ये नहीं चीनी खाना बंद, तला हुआ खाना बंद, नो। वो आपका अभी कोई जोन नहीं है उसमें जाने का। जस्ट घर का खाना, अच्छा खाना अपने पास जो, वो खाओ। जितना हो सके शुगर, जो मीठी जो चीज़ें हैं वो कम खाओ, वो आपको लिथार्जिक बनाएंगे। अगर आप नहीं मानते इन सब चीज़ों को, आप जितना मीठा खाओगे आपकी बॉडी उतनी लेजी होती है। लेजी का मतलब होता है कि उतना जो एफिशिएंसी होती है हमारी, वो काम करने में खत्म होती जाती है। तो अपना जो शुगर इनटेक है, जो मीठा इनटेक है, वो धीरे धीरे कम करते जाओ। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे अपने पास जितना हो सके। कि अगर आप कोई भी चीज़ मीठे में ले रहे हो, देन रिड्यूस इट डाउन। नॉट सेइंग कि एकदम खत्म ही कर दो, कि आप कोई तपस्या कर रहे हो, नो, एकदम हल्का हल्के क्वांटिटी में उसको कम करना। माइंडसेट, इसके ऊपर अभी मैं डिटेल में बात करूंगा ये क्या चीज़ है। एंड लास्ट में स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मैं एक नमूना दिखा रहा हूं आपको। तो मैं अभी यहाँ से अपनी डिस्कशन को शुरू कर रहा था, ये मैंने बात की थी पेपर पैटर्न और क्वेश्चन पेपर। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे December 13 को, जो अभी लास्ट December 13 जो है डेट गई है, उस पर पेपर पैटर्न डाले थे 3 एग्जामिनेशन के। एक सीए फाउंडेशन का, एक सीए इंटर का, और एक 12th का जो सीबीएसई का। इसके ऊपर मैंने 3 पेपर पैटर्न डाले थे। हम लोगों को पहले से पता होता है कि भाई पेपर पैटर्न जो कैसे बनाना है, किस तरीके से आता है। उसमें से मैं एक पेपर पैटर्न आपके सामने रख रहा हूँ। ऑब्वियसली सीबीएसई का तो अभी तक एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो उसका तो मैं चेक ही नहीं करा सकता। इंटर का एग्जाम हो चुका है, फाउंडेशन का एग्जाम हो चुका है। मैं इन दोनों का पेपर पैटर्न आपको अपना बता रहा हूँ और इन दोनों के क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट टू लेट यू नो कि पेपर देने से पहले अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो हमें पता होता है कि क्या आना है, कितने मार्क का आना है और किस दायरे से आना है। जस्ट इमेजिन, आई एम नॉट मेकिंग यू लर्न कि आप कोई टॉपिक पढ़ के जाओ, आई एम जस्ट मेकिंग यू आइडेंटिफाई दी थिंग्स कि कुछ चीजों पे काम करने से चीजों का जो रिजल्ट आना होता है वो कुछ क्वांटिटी से बढ़ जाता है। देखो कैसे बढ़ रहा है, कुछ दिखाता हूं आपको। ये सीए फाउंडेशन का पेपर है, अभी 11 तारीख को हुआ है, 11 जनवरी। इस पे डेट नहीं लिखी हुई है, पर ये 11 जनवरी को हुआ है। इसके अलावा ये पेपर पैटर्न है जो मैंने बच्चों को 13 December को टेलीग्राम पे दिया था। सिर्फ जो चीजें मैं दिखा रहा हूं उनके ऊपर थोड़ा गौर करना। ये पेपर पैटर्न को मैं उल्टा शुरू कर रहा हूं। मैंने बच्चों से ये कहा था कि बेटा क्वेश्चन नंबर 6
शेयर्स का आता है 15 मार्क का, या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, बीच में स्लैश लगा हुआ है 15 मार्क का, और उसका बी पार्ट थ्योरी होता है। आई एम गोइंग इन क्वेश्चन पेपर, सबसे नीचे जा रहा हूं मैं क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, और प्लीज ध्यान दीजिएगा ताकि थोड़ा सा देखकर ही पता चल जाए। ये 6 क्वेश्चन का ए पार्ट पूरा पूरा शेयर्स, कितने मार्क का आया हुआ है? 15 मार्क। 6 क्वेश्चन का बी पार्ट थ्योरी। तो अगर बच्चे ने ये पेपर पैटर्न पढ़ लिया होता तो इस हिसाब से उसके यहां पर 20 मार्क्स बन गए होते। पर जिसने नहीं पढ़ा, जो ये सोच रहा है कि पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, ऑब्वियसली कुछ भी आ सकता है, पर कुछ भी आने का भी एक दायरा है, वो दायरा नहीं क्रॉस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ और आऊं, मैंने क्वेश्चन 5 में 4 टॉपिक दिए थे। क्या क्या टॉपिक दिए थे? इन्वेंट्री, बोनस राइट रिडेम्पशन, डेप्रिसिएशन सिंगल एंट्री, या मैन्युफैक्चरिंग बीआरएस। मैंने जो स्लैशेस में लिखे हैं वो भी ऐसे लिखे हैं कि इनमें क्लब क्वेश्चन बन सकता है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपका डिबेंचर कैश फ्लो का एक मिक्स क्वेश्चन आ सकता है, शेयर डिबेंचर का मिक्स क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं जाता हूं क्वेश्चन पेपर में, और जरा आप आगे देखोगे तो आप एकदम शॉक हो जाओगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन आया हुआ है अपने पास डिबेंचर का, रिडेम्पशन का आया हुआ है। रिडेम्पशन आपके सिलेबस में नहीं है, पर इनके में है, तो इनके में ये क्वेश्चन आया। तो मेरे वाले पेपर पैटर्न में से ये रिडेम्पशन वाला पार्ट आया। अब मैंने कहा था ए पार्ट में इन्वेंट्री कहीं ना कहीं आता है, आगे जरा चेक करें क्वेश्चन पेपर में। ये क्वेश्चन पेपर पढ़ो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का क्वेश्चन आया। मतलब कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि व्हाट यू विल बी डूइंग इन एग्जाम इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड 3 months बिफोर। बट अगर आप ये सोचोगे मैं एक दिन पहले बैठ के अपना आराम से काम कर लूंगा और सब कुछ मेरे नंबर आ जाएंगे, तो एक दिन पहले से किसी का रिजल्ट बनता नहीं, और एक दिन पहले से किसी का रिजल्ट बिगड़ता नहीं। अब मैंने यहाँ पर ये पेपर पैटर्न में लिखा था, ऐसा नहीं कि हर बार मैं सही ही होता हूँ, ये दोनों चीजें आई। मैं लिखा था इन दोनों में से भी यहाँ पे क्वेश्चन बनना चाहिए, जो नहीं बना। इंस्टीट्यूट ने क्या करा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है मैंने उसमें कहा था एनपीओ आएगा, इंस्टीट्यूट ने वो 4th क्वेश्चन एनपीओ का यहां दे दिया। क्यों दिया? ये 5 मार्क था, ये 5 मार्क था, सीए में हर क्वेश्चन 20 मार्क का आता है, तो जो 10 मार्क की जगह बची उन्होंने इस एनपीओ को ऊपर से नीचे दे दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्या क्या लिखा था? पार्टनरशिप आएगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आएगा, और एनपीओ आएगा। बट क्योंकि एनपीओ नीचे आ चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ क्या आना चाहिए? पार्टनरशिप, और क्या आना चाहिए? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। देखो जरा अपने पेपर में, ये रहा आपके सामने पेपर, मैं क्वेश्चन नंबर 4 में जा रहा हूं। ये 5th में देखो एनपीओ आया हुआ है, ये एनपीओ है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 में जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने पास, पढ़ें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसका टॉपिक है, ये वाला टॉपिक जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, इसका क्वेश्चन आया। एनपीओ क्योंकि नीचे आ गया था, तो अगला क्वेश्चन किसका होना चाहिए? पार्टनरशिप। चेक करो अपने पास कि पार्टनरशिप का अगला क्वेश्चन है या नहीं। ऊपर गया, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट। कितने मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है? 15 मार्क्स के लिए। दिखाता हूं क्विकली, देखो ये 15 मार्क के लिए क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, ये भी अगर किसी बच्चे ने पूरा इस तरीके से पढ़ लिया होता तो वो पेपर में अटेम्प्ट कर पाता। ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं लिखा था फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप एनपीओ से आएगा, क्योंकि एनपीओ नीचे क्वेश्चन 5 में आ गया, पार्टनरशिप नीचे क्वेश्चन 4 में आ गया, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या आना चाहिए? फाइनल अकाउंट। लेट्स चेक कि वाकई में आया या नहीं आया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, यहां से शुरू हो रहा है पढ़ना। प्रिपेयर ट्रेडिंग पीनल अकाउंट फॉर द ईयर, कितने मार्क का? 15 मार्क। अब क्योंकि क्वेश्चन 20 मार्क का होता है, उन्होंने 15 मार्क का दिया, तो उन्होंने 5 मार्क का पार्टनरशिप का एक बोनस क्वेश्चन दे दिया, मतलब बच्चों को पार्टनरशिप में से क्वेश्चन ज्यादा दे दिए। बड़ो पार्टनरशिप में नीचे एक और क्वेश्चन दे दिया कि ये एक्स और वाई पार्टनर्स है, 5 मार्क के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया। तो अगर पेपर पैटर्न पे जाऊं, किसी ने ये क्वेश्चन भी ऐसे रीड कर लिया होता तो उसका काम बन गया होता। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने लिखा था कि ये 4 टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है, पीआरएस, बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन। मैंने कुछ टॉपिक पे स्टार लगाए थे। स्टार का मतलब ये होता है आना ही आना है, मतलब आई एम गिविंग माई कन्विक्शन दैट दिस विल अराइव हेयर, होगा ही होगा। नीचे देखो मैंने स्टार में ये चीज लिखी भी थी, स्टार मतलब फिक्स प्लेसेस, फिक्स प्लेसेस मतलब ये क्वेश्चन वहां पे होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा था बीआरएस तो आना ही है, बाकी 3 में से कोई एक आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बीआरएस आया या नहीं आया। ये मैं गया ऊपर, क्वेश्चन नंबर ये 3 चल रहा है, ऊपर आया 2, पढ़ो देखो बीआरएस का क्वेश्चन आया हुआ है। ये रहा बीआरएस का क्वेश्चन 10 मार्क।
अब मैंने कहा था कि जो BRS आ जाएगा तो बाकी 3 में से कोई एक टॉपिक आएगा। किन 3 में से? बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन और किस में से? डेप्रिएशन। चेक करते हैं इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आया या नहीं आया। पढ़ना, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, डेप्रिएशन का क्वेश्चन। मतलब 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हूबहू वही आए हैं जो पेपर पैटर्न बताया गया। मजे की बात, क्वेश्चन नंबर 1 30 मार्क का क्वेश्चन होता है, 12 4 4। मैंने लिखा था ए क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का आता है 12 मार्क का, बी थ्योरी आएगा 4 मार्क का, सी आएगा ROI जर्नल GST में से कोई एक टॉपिक। चेक करते हैं कि क्या ऐसा आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट ट्रू फॉल्स 12 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट मैंने कहा था थ्योरी 4 मार्क। सी पार्ट में मैंने कहा था कि इन 3 टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा, किसमें से? ROI जर्नल GST। व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इंस्टीट्यूट को यहां से पूछना चाहिए, पर इंस्टीट्यूट ने यहां से नहीं पूछा। सब्सिडरी बुक से पूछा, जो आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा है अदर बुक्स, उससे पूछ लिया। 100 मार्क के पेपर में सिर्फ 4 मार्क का वो टॉपिक जो सब्सिडरी बुक, जो सिलेबस में पढ़ाया गया है आपको। मैं ये नहीं कह रहा मैंने बच्चों को ये पढ़ाया नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने पेपर पैटर्न में इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, मेरे को ये लगा कि नहीं आना चाहिए। 96 मार्क का पेपर हूबहू वही जिस प्लेस पे आना चाहिए, जिस एरिया से आना चाहिए, वहां पर आया। अब अगर आपको पेपर से एक दिन पहले ये बात पता होगी तो जाहिर सी बात है आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं जो आपके होश उड़ा देगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, CA फाउंडेशन के सिलेबस में 38 चैप्टर है, जो पेपर में आए हैं सिर्फ 14 आए हैं। कितने चैप्टर नहीं आए? 38 में से 14 हटा दो, कितने चैप्टर नहीं आए? 24। अगर आप पेपर से एक दिन पहले वो 38 चैप्टर पढ़ने में लगे हुए हो, ये बात जानते हुए कि उनमें से वो 24 चैप्टर नहीं आए हैं, जो आज तक नहीं आए, फिर तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो ना। अगर मैंने आपसे आपके ब्लूप्रिंट में कहा है कि शेयर्स के सिर्फ 3 प्रकार के सवाल आते हैं, प्रोराटा, फोर फीचर, फुल फ्लेज और बैलेंस शीट, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हो शेयर्स में एसेट लायबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ने में, फिर भी आप लगे हुए हो प्रमोटर्स वाला टॉपिक पढ़ने में, अंडरराइटर वाला टॉपिक पढ़ने में, तो गलती बेटा मेरी थोड़ी ना। मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि ये टॉपिक आएगा एग्जाम में, बट यू आर पुटिंग योर इंटायर फोकस ऑन द थिंग्स कि मैं तो 130 क्वेश्चन ही पूरे करूंगा। क्यों करने हैं? तो आपके सामने पेपर पैटर्न है, आपने उसको फॉलो करना है। जैसा मैंने अभी बताया, 12th का तो पेपर अभी हुआ नहीं है, फाउंडेशन का मैंने चेक करवाया, एज इट इज आया। इंटर का भी पेपर मेरे पास पड़ा है, फाउंडेशन का मैंने चेक करवाया, 95 मार्क्स का जो पेपर अपने पास है हूबहू सेम आया। इंटर का भी मैं आपको पेपर दिखाता हूं, ये भी 76 मार्क का पेपर हूबहू आया, सेम पेपर। अब कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, आप ये कैसे एनालाइज कर रहे हो? दिस इज बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस। आई कैन नॉट गिव यू माई 12 ईयर्स 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन अ सिंगल पीस ऑफ डे। कैसे दे दूं आपको मैं? आप कहोगे सर 12 साल का जो एक्सपीरियंस का जो आपने स्किल सीखा है वो हमें सिखा दो। मैं नहीं सिखा सकता, वो हाथ बंदे में, लेकिन उससे जो मैं निचोड़ निकाल सकता हूं वो तो आपको दे सकता हूं ना। अगर आपने उसके बावजूद भी उसको नहीं पढ़ा, देन देयर इज सम प्रॉब्लम। तो योर स्ट्रेटेजी पॉइंट जो हम नीचे डिस्कस कर रहे थे कि स्लीप अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए, माइंडसेट पे हम बात करेंगे। स्ट्रेटेजी पॉइंट का मतलब ये है, लुकआउट प्रीवियस पेपर्स, एक बार जाके चेक करो प्रीवियस पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। देखो जो मैंने आपको 12th का पेपर पैटर्न दिया था, ये था आपके 12th का पेपर पैटर्न जो मैंने आपको क्लास में लिखवाया भी था और आपको मैंने बताया भी था। करना क्या चाहिए? बजाय 80 मार्क का टारगेट रखने के, जो आप डायरी पेन लेकर आए हो, इनमें सबके पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि किस चैप्टर से किस एरिया से क्वेश्चन आएगा। आपको जो लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है उसको फ्रीज करो, फ्रीज। जैसे कोई मेरे से बोले कि अंकित सर आपको क्या लगता है 80 में से आप कितने नंबर ले आओगे, आपके कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक है? तो मैं उल्टा पढ़ना इसको शुरू करूंगा। उल्टा मतलब कि क्वेश्चन नंबर 34 से, ये मेरा पार्ट बी है, पहले मैं पार्ट बी में देखूंगा कि मैं कहां नंबर निकाल सकता हूं। तो आई विल हाईलाइट दिस कि यार कंपैरेटिव कॉमन साइज तो मैं कर ही लूंगा, क्योंकि करना क्या, बैलेंस शीट कॉपी करके परसेंटेज निकालनी। कैश फ्लो भी मैं कर ही लूंगा, कैश फ्लो के बड़े क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत लगती है, पर अगर एक बार आ गया तो उसके जैसे क्वेश्चन हो जाएंगे। टेक्निक ये है कि विदाउट एडजस्टमेंट पहले करना है, उसके बाद विद एडजस्टमेंट्स पे उतरना है। सब एड मेजर हेड लर्निंग का टॉपिक है, आई कैन डू, हो सकता है। क्वेश्चन 30 कैश फ्लो एडजस्टमेंट का जो वर्किंग नोट होता है उससे आता है, आई कैन डू, ये मुझे पता है। एंड क्वेश्चन नंबर 27 जो है एनालिसिस ऑफ एफएस की थ्योरी आती है, जिसमें मेनली टाइप्स ऑफ एनालिसिस पूछा जाता है, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल, डायनामिक, स्टैटिक। 20 मार्क का आता है ये वाला पार्ट, पार्ट बी।
चेक करना, मैंने अपनी स्ट्रेंथ हाईलाइट करी है जो मैं कर सकता हूं। तो 6 मार्क, 3 मार्क, 3 मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क, 15 मार्क मैंने हाईलाइट कर दिए कि मैं यहां पे निकाल सकता हूं। नाउ योर स्ट्रेटेजी शुड बी दिस कि आप इन 15 मार्क की तैयारी करो। मैं आपको 5 चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूं कि 15 मार्क्स की तैयारी करो। कैसे करोगे 15 मार्क्स की तैयारी? चैप्टर 2 एनालिसिस ऑफ एफएस में यहां लिखा है टाइप्स ऑफ एनालिसिस। तो जितने टाइप के एनालिसिस आपने पढ़ी है लर्न कर लो, यहां पे अपने पास आके टिक लगा देना कि ये 1 नंबर की तैयारी में कर चुका हूं, ये हो गया। फिर आ जाओ कंपैरेटिव कॉमन साइज पे। एससी शर्मा में इसके इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितने क्वेश्चन आप अपने हाथ से लिख के कर सकते हो, जब तक आप लिख कर रहे हो आपके आंसर निकल रहे हैं, कैलकुलेटर यूज नहीं करना उस पर, क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चन बच्चे करते हैं कैलकुलेटर यूज करके, तो एग्जाम में नहीं हो पाएगा। तो आप उसको अपने पास सॉल्व करो, जैसे ये हो जाए यहां पे लिख दो 3 मार्क की मेरी तैयारी हो गई। क्वेश्चन नंबर 30 उठाओ, हर पेपर से कैश फ्लो की जो वर्किंग नोट है वो सॉल्व कर दो, 1 मार्क की तैयारी हो गई। डोंट पुट योर इंटायर फोकस ऑन कवरिंग 80 मार्क्स इन वन टाइम, नहीं हो सकता। जस्ट पुट योर फोकस ऑन व्हाट इज इजी टू स्कोर, उसके ऊपर टारगेट रखो। अब आपने ये 15 मार्क की तैयारी करी है, आपका अगला जो भी टेस्ट होता है जस्ट चेक देयर कि क्या मैं ये 15 मार्क ठीक से अटेम्प्ट कर पाया या नहीं कर पाया। अगर ठीक से अटेम्प्ट कर पाए तो अगले टेस्ट के अंदर जो 5 मार्क वाली चीज पड़ी है उसको एड ऑन कर देना। पर अगर ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो उन 5 मार्क पे अभी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हार्ड चीज है। अभी जब इजी चीज नहीं हो रही तो हार्ड पे जाने का क्या मतलब बनता है। ऐसे सिमिलरली पार्ट ए में मान लो किसी बच्चे से मैंने कहा कि बेटा पार्ट ए के अंदर आ जाओ और तुम्हें कौन से टॉपिक आसान लगते हैं उन पे अपनी ग्रिप बनाओ। अब जैसे आपने डिवेंचर्स के बड़े क्वेश्चन किए थे मेरे साथ, जिसमें इंटरेस्ट की एंट्री आती है, अलॉटमेंट की एंट्री आती है, उसका क्वेश्चन 26 होता है, ये एंट्री यहां से आती है, 6 मार्क आप इजीली यहां निकाल सकते हैं। हाल ही में आपने शेयर्स की बैलेंस शीट जो है वो सीखी, 4 मार्क आप यहां से निकाल सकते हैं। हाल ही में आपने क्वेश्चन नंबर 16 डिसोल्यूशन का मेमोरेंडम बैलेंस शीट से सीखा, जिसमें लॉस और गेन निकालते हैं। तो भाई 6, 4, 10 और 11, इन 11 मार्क की तैयारी करो ना। आप क्यों लगे पड़े हो पूरा सब कुछ एक साथ पढ़ने में? होता क्या है, जब आपके पास चीजें करने की कम है, सपोज करो कि मैं 80 मार्क में से सिर्फ 25 मार्क की तैयारी करके गया हूं, सिर्फ 25 मार्क्स, तो जब आपके सामने 3 घंटे का पेपर आएगा, बेटा इसमें तो 80 मार्क का पेपर करना था। अब अगर 25 मार्क का पेपर मुझे अटेम्प्ट करना है तो उसमें मेरे 3 घंटे थोड़ा लगेंगे, ये तो होने को 1 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद जो 2 घंटे बचेंगे उनमें वो क्वेश्चंस ट्राई करो जो आपने नहीं पढ़े थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, आपने अपनी पूरे साल भर में उनकी क्लासेस तो लिया ना। कुल मिला के कहना चाह रहा हूं, 25 मार्क जो आप पढ़कर आए थे वो अपने 1 घंटे में करके खत्म कर दो। अब जो आपके पास आपके 55 मार्क्स बचे जिसकी तैयारी आपने नहीं करी, इसमें सिर्फ बैठ के तुक्का मारो। तुक्का मतलब कि क्योंकि आप उसको नहीं पढ़कर आए हो तो आपके हिसाब से उसका क्या आंसर होना चाहिए बोल को। इस तरीके से आपने पेपर कितने मार्क का अटेम्प्ट करा, 80। बट जब आप अपना रिजल्ट चेक करोगे तो ये चेक करो कि क्या मेरे ये 25 मार्क ठीक हुए या नहीं हुए। आपका कॉन्फिडेंस इस पे आना चाहिए कि क्या मेरा ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। डोंट चेक योर रिजल्ट कि सर मेरे 80 में से 30 नंबर आए, क्या करूं मैं उन 30 नंबर का। आप मेरे से आगे कहोगे सर आई गॉट 30 मार्क्स, आई गॉट 40 मार्क्स। माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू विल बी कि जो तेरे 30 मार्क आए हैं क्या उस टॉपिक में आए हैं जो तूने पढ़े थे, या 30 मार्क तू सब में से आधे आधे करके जो है स्कोर कर रहा है। अगर आप पेपर में 25 नंबर भी लाते हो, दैट बिकॉज ऑफ योर ओन प्रिपरेशन, कि आपने प्रिपरेशन ही 25 की थी, तो पैट ऑन योर बैक्स कि मैंने 25 की तैयारी की थी, 25 में ले आया। अगले टेस्ट के अंदर 25 से टारगेट को बढ़ा के 30 करो, फिर अगले टेस्ट के अंदर टारगेट को बढ़ा के 40 करो। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यू आर डूइंग ऑल थिंग्स रॉन्ग। आपका टारगेट ये है कि मैं पहले टेस्ट में 80 में से 80 ले आऊंगा, मैं पहले में ही 80 में से 60 ले आऊंगा। नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अपने घर पे जाके इन चीजों के बारे में सोचो। आपके पास जो पेपर पैटर्न है, जिस चीज की मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उनमें अपना जो है नेक्स्ट टेस्ट के लिए पहले से जो है जोड़ भाग लगा के हिसाब लगाओ कि मेरे नंबर कहां पर किस टॉपिक से अच्छे आ सकते हैं। बस इतना। चाहे अगर आपको 80 में से 8 नंबर पे कॉन्फिडेंस है, कोई बुरी बात नहीं है, समय है हमारे पास, हम उसको कवर कर लेंगे। लेकिन अपनी लिस्ट बनाओ इस चीज को लेके। अगर आप वो लिस्ट नहीं बना रहे देन देयर विल बी प्रॉब्लम। मैं जब बच्चों को कैश फ्लो टॉपिक पढ़ा रहा होता हूं तो आधे बच्चे शेयर्स कर रहे होते हैं, जब मैं शेयर्स पढ़ा रहा होता हूं तब आधे बच्चे कैश फ्लो कर रहे होते हैं, मैं डिसोल्यूशन पे जाता हूं बच्चे डिवेंचर्स में होते हैं। तो जब आपके पास अलाइनमेंट ही नहीं होगा आप कैसे कर लोगे। तो थिंक अबाउट दिस तरीके से कि मेरे पास पेपर में 34 क्वेश्चंस हैं, तो आई नीड टू कवर 34 डिफरेंट एरियाज। नाउ सेलेक्ट द एरियाज कि जल्दी कौन सा हो सकता है, पहले कौन सा हो सकता है।
जब आपको ये बात पता होगी ना कि मैं 25 मार्क की तैयारी करके क्या हूं, आपको पेपर में ढूंढना भी नहीं पड़ेगा वो 25 मार्क का है। आप सीधा पहले वो क्वेश्चन निकालो और जहां जहां आ रहे हैं सॉल्व कर दो। द मोमेंट यू आर कंप्लीट विद दोस क्वेश्चन, आपने वो क्वेश्चन कर लिए, अब उठाओ, हाँ यार चल अब क्या हो सकता है, क्योंकि 25 नंबर तो मैं कर चुका हूं। अब मैं एक भी नंबर अगर ऊपर लूंगा तो वो मेरा बोनस है। बोनस मतलब कि मैंने तो 25 की तैयारी की थी, पर अगर 27 आ गए तो यार ये तो मेरा बोनस हो गया। अगर मैं 50 की तैयारी कर लेता तो हो सकता है 50 भी आ जाते। ये एटीट्यूड लेकर आना पड़ेगा। जब तक आप वो एटीट्यूड नहीं लेकर आ रहे हो, आपके मार्क्स आप चाहे कितना मर्जी एफर्ट डालो, डिस्कंफर्ट डालो, वो नहीं इंप्रूव होंगे, क्योंकि आपकी मेहनत की जो डायरेक्शन है वो कहीं और जा रही है। इमेजिन करो बेटा सिचुएशन एक, मैंने 4 लोगों को दीवार पे जो है कील ठोकने के लिए बोल दिया। चारों लोग लगे पड़े हैं, उसमें से एक लड़का जो है कील वहां ठोक रहा है जहां पे पीछे आयरन रॉड है। वो तो लगा पड़ा है अपने पास हथौड़ा मारने में, वो जोर जोर से हथौड़े मार रहा है अपने पास, सर मेरी कील अंदर ही नहीं जा रही। तो क्या वो मेहनत नहीं कर रहा? मेहनत तो कर रहा है वो, पर उसकी मेहनत की डायरेक्शन जो है वो गलत है। तो आपको अपनी मेहनत के साथ साथ जो है उसको एक फ्लो भी देना है। वो फ्लो आप कैसे दोगे, दैट मैटर्स, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपके मन में कभी भी ये ख्याल आए कि मैंने मेहनत करी और मेरा रिजल्ट मेरे सामने नहीं आया, तो आप उसी चीज में अपने ब्रेन पे ये काउंटर एक्शन डाल देना कि शायद मेरी मेहनत की डायरेक्शन कुछ और थी, मुझे किसी और तरीके से करना चाहिए था। ये बहुत जरूरी है। अगर अर्ली एज में आपके दिमाग में ये थॉट फ्रीज हो गया कि मेहनत करके रिजल्ट नहीं आता, तो आप फिर जिंदगी भर मेहनत ही नहीं करोगे। इसलिए इस थॉट से बच के चलना। जहां आपको लगे कि हमने इतनी मेहनत करी, हम इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, 200 बच्चे 300 बच्चे 12th के अंदर जो बैठे होते हैं, सबके तो 100 नहीं आते। तो अगर मैं खुद से ये बोलने लग जाऊं कि मैंने इतनी मेहनत करी लेकिन बच्चों के 100 नंबर नहीं आए, तो क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा? हम मेहनत कर रहे हैं, बट हर साल हमें कुछ नया करना पड़ेगा। तो आओ अपनी जरा डायरी पे, मैं सामने पार्ट बी की जो भी ये पेपर पैटर्न है वो रख रहा हूं। आप अगले टेस्ट के लिए जितना तुम्हें लगता है, जिस टॉपिक पे तुम्हें लगता है प्रैक्टिकली कि हाँ यार यहां तो मैं नंबर निकाल सकता हूं, ये टॉपिक तो मेरे से हो ही जाएगा, सिर्फ उतना अपने पास जो लिखो। आओ, पेपर पैटर्न आपके पास ये है। मैं एक एक करके क्वेश्चन बोलूंगा, जिस क्वेश्चन पे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि हाँ इसके क्वेश्चन मैंने किए ये हो जाते हैं, उसको कहीं पे अपनी कॉपी में लिख लो कि इतने मार्क्स की तैयारी मेरी हो सकती है। ठीक है, मैं एक एक करके क्वेश्चन जो अपने पास हैं, जो इजीएस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, पहले मैं वो लिख रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हेड से वो इजीएस्ट है, तुम्हारी शीट कोई पढ़ने नहीं वाला बेटा, तो फ्रैंकली अपने तरीके से करना। मैं इतनी लिबर्टी आपको दे रहा हूं, अगर 80 में से आपको सिर्फ 1 मार्क की चीज भी लगती है कि वो इजी है, तो लिख दो उसको। सिर्फ 1 मार्क की बोल रहा हूं, तो 25 30 35 तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अपने अंदर से ये वॉइस आनी चाहिए कि हाँ इसके क्वेश्चन मेरे से हो सकते हैं। ओके, आइए जो मेरी तरफ से इजीएस्ट टू इजीएस्ट क्वेश्चन है, पहले मैं वो उठा रहा हूं। सबसे इजीएस्ट टू इजीएस्ट जो अपने पास है वो है टाइप्स ऑफ एनालिसिस, पार्ट बी में। टाइप्स ऑफ एनालिसिस 5 तरह की एनालिसिस है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायनामिक, स्टैटिक, इंट्राफॉर्म, इंट्राफॉर्म, खत्म। अगर पेपर में इसका 27वां क्वेश्चन आ गया तो आपको करना आना चाहिए। कभी कभार किस्मत अच्छी हुई तो एनालिसिस नहीं आता, इसमें इसमें आ जाता है कि इनफ्लो बताओ, आउटफ्लो बताओ। कभी कभी इसके अंदर आ जाएगा कि करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है, ये बताओ। तो इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग कि ये मैं कर सकता हूं, तो एससी शर्मा आज ही घर पे जाके उठा लो, हर पेपर में से 27वां क्वेश्चन खत्म कर दो। जो नहीं आएगा कोई बात नहीं, एक नहीं आएगा ना, बाकी तो आ जाएंगे, ऐसे उसको खत्म कर दो। यू विल बी सरप्राइज कि जितने, अगर मैं बोल रहा हूं पेपर में इतने क्वेश्चन है, तो इतने होते भी नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो अगर आपको इसके ऊपर लग रहा है, अपनी कॉपीज पे कहीं पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 27, टाइप्स ऑफ एनालिसिस 1 मार्क, और इस शीट की हेडिंग रख लो नेक्स्ट एग्जाम टारगेट। जो मेरा नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है अभी, चाहे वो आपका प्री बोर्ड का हो, चाहे वो कल हमारा 15 तारीख को पेपर जो है वो वाला पेपर हो, कोई भी पेपर आपके पास हो, लेकिन उसमें आपको सिर्फ इतना अटेम्प्ट करना है कि ये इतना अटेम्प्ट करके मेरे इसमें मार्क्स अच्छे से आने चाहिए। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15, ऑलवेज ऑज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 15वां क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का होता है। अब वो आपसे आईओडी पूछे, मंथ पूछे, या रेट पूछे, या प्रोडक्ट पूछे, गैप पूछे, क्वार्टर है, डेज है, पता नहीं क्या क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में पूछ सकता है। तो 15वां क्वेश्चन फंडामेंटल का आईओडी का है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, देन राइट दिस इन योर टारगेट कि मेरा ये क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 31 सबहेड्स और मेजर हेड्स का क्वेश्चन होता है। आई विल नॉट से कि इट इज इजीएस्ट, बट हाँ इसमें लर्न करने की चीजें बहुत सारी हैं। आप सब कुछ तो लर्न कर नहीं पाओगे। इवन अगर आपने सब कुछ लर्न कर भी लिया, देन टीचर के पास फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ी है। तो बेहतर यह है कि एससी शर्मा से जितने सब हेड मेजर हेड आ रहे हैं सब एक बार याद कर लो, सबके सब। आपके एटलीस्ट 3 मार्क्स सिक्योर नहीं होंगे, पर एक तो हो जाएगा, 2 तो हो जाएंगे। तो डोंट गो लाइक कि मेरे को 3 के 3 ही इसमें सिक्योर करने हैं। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, राइट इट डाउन, और नहीं हो तो कोई बात नहीं कि हम इसके अलावा किसी और पे ध्यान देंगे।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 32, इसमें कुछ रेशियोज आती हैं जिसमें से मैंने आपको क्लास में भी बताया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और NATR, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, बार बार रिपीट होता है, लगभग हर पेपर में रिपीट होता है। तो अगर आप अकाउंटिंग रेशियो पूरा नहीं कर सकते, सिर्फ अकाउंटिंग रेशियो की ये 2 रेशियोज पढ़ लो और अपने आप से ये कहना कि अगर ये 2 रेशियो आ गई तो मैं क्वेश्चन खींच दूंगा, पर अगर इन 2 रेशियो के अलावा कुछ आया तो मैं तुक्का मार दूंगा, देखेंगे। अपने ब्रेन में टारगेट दो कि आई विल बी प्रिपेयर्ड इनफ फॉर दीज टॉपिक्स। मान लो गलती से करंट रेशियो आ गई, डोंट कंसिडर इट। आपको आता है तुक्का मार देना, नहीं आता छोड़ो, लेकिन इन 2 रेशियो को तो पढ़ के जाना अगले टेस्ट के लिए कि अगर ROI और NATR आ जाए तो मुझे ये आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कंपैरेटिव कॉमन साइज, इसमें आपने 99% कंपैरेटिव की जो वो है तैयारी वो करनी है, कंपैरेटिव P&L की। बैलेंस शीट कम पूछा जाता है, तो कंपैरेटिव P&L जो है अगर आपने वो बनाया है और आपको वो अच्छे से आता है तो ये आपके अगले उसके टेस्ट के अंदर टारगेट में होना चाहिए, ओके। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 कैश फ्लो का है, ये क्वेश्चन पे एडजस्टमेंट आता है, तो मैं यहां पे आपके लिए थोड़ा काम आसान कर देता हूं। अगर किसी बच्चे को कैश फ्लो की एडजस्टमेंट आती है तो वो पूरे ये 6 मार्क का टारगेट ले कि मैं अच्छे से करूंगा। पर किसी को कैश फ्लो की एडजस्टमेंट नहीं आती तो विदाउट एडजस्टमेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टारगेट लो कि अगर पेपर में आएगा तो मैं बैलेंस शीट सॉल्व करके आ जाऊंगा, एडजस्टमेंट पे मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इतना भी कर दोगे तो 6 में से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इतना टारगेट रखना पड़ेगा कि क्या मुझे विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, ऐसे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन होता है जो डिसोल्यूशन का होता है, जिसमें आप पहले एक रफ बैलेंस शीट बनाते हो और बैलेंस शीट बना के फिर आप रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाते हो। रफ बैलेंस शीट याद है ऐसे कि हम एक बैलेंस शीट बना के एसेट्स निकालते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं यहाँ पे कैपिटल कितना है, क्रेडिटर कितना है, कैश कितना है, तो यहाँ सन्ड्री एसेट आते हैं, फिर उन सन्ड्री एसेट से हम लोग उठा के क्या बना देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये उसका क्वेश्चन है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी है एंड इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट एनफ कि मैं इसका क्वेश्चन कर सकता हूं, टेक इट आउट फॉर इस नेक्स्ट पेपर के लिए कि मैं इसका क्वेश्चन तो ठीक करके आऊंगा अगर आ जाता है तो, ओके। हाल ही में अभी हमने शेयर्स की बैलेंस शीट पढ़ी थी, ये इजी है। अगर आपको शेयर्स की जर्नल एंट्री नहीं भी आती तो बैलेंस शीट बनाने का तरीका बहुत सिंपल सा है, सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी होती है। फोरफीचर हुआ, रीइशू हुआ, फोरफीट हुआ, रीइशू नहीं हुआ, या दोनों ही नहीं हुआ। मैंने आपको कॉपीज में नोट्स में भी ऐसे लिखवा रखा है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप उसकी बैलेंस शीट बना सकते हो, टेक दिस टॉपिक कि आपको इसका क्वेश्चन सही करना, ओके। जो जो मैं अपनी तरफ से जानता हूं कि यहां बच्चा नंबर निकाल सकता है, इसलिए पहले मैं वो बता रहा हूं। इसके अलावा डिबेंचर चैप्टर बहुत इजी है 9 मार्क्स निकालने के लिए। डिबेंचर का क्वेश्चन 26 आता है और क्वेश्चन 19 आता है। क्वेश्चन 19 से छोटा क्वेश्चन बन सकता है एसेट लायबिलिटी कोलेटरल सिक्योरिटी या केसेस फॉर रिडेम्पशन। क्वेश्चन 26 से बड़ा ही क्वेश्चन निकलता है जिसमें 6 मार्क की एंट्रीज होती हैं, ज्यादातर एंट्रीज इंटरेस्ट की होती हैं और लॉस ऑन इशू अकाउंट बनाने को बोलता है। तो अगर आपने वो टॉपिक पे आप कॉन्फिडेंट हो देन यू शुड बी प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक फॉर नेक्स्ट एग्जाम कि मेरा इतना टॉपिक ठीक होना चाहिए, ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 डिसोल्यूशन का बड़ा सवाल होता है जो कि मैक्सिमम चांसेस हैं जर्नल एंट्रीज का होगा, मैक्सिमम चांसेस। तो जो जर्नल एंट्रीज हैं उसके ऊपर आपने गेम खेलना है। डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री 2 पार्ट में बटी हुई है, एक रियलाइजेशन और एक एक्सपेंसेस। आप पेपर में अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दोनों नहीं कर सकते देन फोकस फॉर नेक्स्ट एग्जाम ऑन रियलाइजेशन एंट्रीज। अगर वो ठीक हो जाता है तो फिर अगले एग्जाम में एक्सपेंसेस वाली एंट्री भी कर लेना, लेकिन अपना फोकस प्लान करो कि मेरा इतना टॉपिक में पढ़ के जा रहा हूं तो ये ठीक होना चाहिए मेरा टॉपिक है। इस एटीट्यूड के साथ आपने अगला एग्जाम देना है। जब आपके पास आपकी शीट आएगी तो आप इस वाली शीट से वो क्वेश्चन पहले देखना कि क्या मेरे वो ठीक हुए या नहीं। अगर वो नहीं ठीक हुए तो वो आके मुझे बताना सर इसकी मैं तैयारी की थी पर नहीं ठीक हुआ, तो कहीं ना कहीं मार्जिनल सा एरर होगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या कोई सिली मिस्टेक हो गई। लेकिन जो बाकी टॉपिक है ऑब्वियसली उसकी आपने तैयारी नहीं करी तो उसको जितना स्कोर कर सकते हो उतना स्कोर करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 होता है वो फंडामेंटल का क्वेश्चन होता है जो गारंटी पास एडजस्टमेंट या पिनल एप्रोप्रिएशन से आता है। मैक्सिमम चांसेस है कि ये पास एडजस्टमेंट से आएगा। सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट पास एडजस्टमेंट यू शुड गो अहेड विद दिस टॉपिक, आपको ये करना चाहिए। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट गारंटी यू शुड गो अहेड विद दिस टॉपिक, करना चाहिए आपको ये टॉपिक, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 साथ में आते हैं, फंडामेंटल के क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू में। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन मिसिंग फिगर्स के होते हैं, मतलब पिनल एप्रोप्रिएशन बना के दे देगा, कहेगा मिसिंग फिगर में आप निकाल के दिखाओ।
ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन डिसोल्यूशन का होता है जर्नल का। यहां मैक्सिमम क्वेश्चन 12 में जो डिसोल्यूशन का जर्नल होता है क्रेडिटर बेस्ड जर्नल होता है। क्रेडिटर बेस्ड जर्नल, क्रेडिटर बेस्ड जर्नल मतलब कि क्रेडिटर की पेमेंट करी एसेट देके तो नो एंट्री, एसेट कम मात्रा का दिया और फुल सेटलमेंट लिखा है तो भी नो एंट्री, एसेट कम मात्रा का दिया पर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा तो बचा हुआ देना पड़ेगा, एसेट ज्यादा मात्रा का दिया फुल सेटलमेंट नहीं लिखा तो पैसा लेना पड़ेगा। ये जो क्रेडिटर बेस्ड एंट्री होती है ये क्वेश्चन नंबर 12 में यहां पर पूछी जाती है। ओके, काउंट करना जरा कितने नंबर जो है मैंने बताए आपको अभी तक, काउंट करो सबके। ये लो मैं भी सामने से जो है काउंट कर देता हूं, यहां से देख लो, 1 2 3 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18, यहां तक अपने पास जो 18, इसके ऊपर 6 24। तो मैंने पार्ट नंबर ए में से आपको 24 मार्क जो बताए हैं जो इजीएस्ट हैं, जहां पे आप अपने नंबर निकाल सकते हो। ऊपर आ जाओ, जो पार्ट नंबर बी है उसमें से हमने क्या क्या करा है, 1 2 3 4 और 6, इसका मतलब ये हो गया कि 6 6 12 और 2 14, 14 मार्क जो हमने पार्ट नंबर बी में से करे हैं, जिसमें रेशियो टॉपिक मैंने पूरा नहीं बोला आपको। रेशियो टॉपिक मैंने सिर्फ ये बोला है कि आरओआई और एनएटीआर आ जाए तो आप अपना उस पर कर सकते हो काम। बाकी अगर आपको बाकी रेशियो के फॉर्मूले याद है यू कैन गो है। These are the easiest possible things which you can go ahead with, जिसमें आप अपनी एंट्रीज इजीली पास कर सकते हो या जो अपने क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब ये बताने का तरीका मेरा है, अगर इसके बावजूद भी आपको पेपर पैटर्न देख के ऐसा लगता है कि हाँ यार ये भी हो सकता है मेरा, उठाओ उसको अपनी तैयारी के अंदर और अगले टेस्ट के अंदर उस तैयारी को जो है वो फॉलो करो। जब आपके पास आपकी आंसर शीट आए, चेक कि क्या मेरा ये टॉपिक ठीक हुआ, और उसके बाद मैं इन पे एक्स्ट्रा मार्क्स किस में निकाल पाया। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो किसी बच्चे की शीट आई, गौर करना, ये आंसर शीट आई किसी बच्चे की, और इस बच्चे ने अपने टारगेट में सिर्फ ये बातें लिखी हुई थी कि मैं कैश फ्लो ठीक कर लूंगा और जो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है वो ठीक कर लूंगा और डिबेंचर का क्वेश्चन ठीक कर लूंगा। जब वो अपनी आंसर शीट उठाए तो सबसे पहले ये देखे कि क्या ये ठीक हुआ, अगर हुआ बहुत बढ़िया, अगर बाय एनी चांस ये ठीक नहीं हुआ, देयर इज वेरी लीस्ट पॉसिबल चांसेस फॉर दैट, अगर ये नहीं हुआ तो वो इस वजह से हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई एक आध कंसेप्ट मेरा ओवरलुक हो गया था, नो वरीज, हम अगले वाले टेस्ट में उसको ठीक कर लेंगे। जब आप ये चेक कर लो, इसके बाद अपने वो टॉपिक चेक करो जो आपके अनप्रिपेयर्ड थे। अनप्रिपेयर्ड का मतलब जिसकी तैयारी आपने नहीं करी बट स्टिल आपने अटेम्प्ट करे। जैसे मान लो आपने बिना तैयारी के एक फंडामेंटल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, तुक्का मारा लेकिन तुक्का भिड़ गया, सही हो गया, तो आपके टारगेट में नेक्स्ट टॉपिक जो इंक्लूड होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, फंडामेंटल्स। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अगर मैं एक ऐसा टॉपिक जो बिना प्रिपरेशन के पढ़कर पेपर में जो है वो दे आके दे दूं और वो ठीक हो जाए, इसका मतलब वो टॉपिक आसान है। तो आपने पहले ये टॉपिक डिसाइड किए थे, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये होना चाहिए, मतलब अगले वाले टेस्ट के अंदर ये 3 तो सही होने चाहिए, साथ में ये भी सही। मान लो कोई टॉपिक आपने ऐसा अटेम्प्ट करा जो अनप्रिपेयर्ड है, जो गलत हो गया, तो उसमें अपना रिग्रेट मानने की क्या जरूरत है, जब प्रिपेयर ही नहीं किया था तो ऑब्वियस सी बात है गलत होना ही था। गलती से अगर सही हो जाए तो एक अच्छी बात है कि हाँ हम उसको अगले टारगेट में इंक्लूड करेंगे, पर जो प्रिपेयर ही नहीं किया उसकी कोई दिक्कत ही नहीं। यू कैन गो हेड विद दिस ऑल्सो। मान लो कोई बड़ा सवाल है जिसमें आपको बड़े सवाल में सिर्फ कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल में बोलूं ये क्वेश्चन, अब मैं यहां पे थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं जिससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। ये एडमिशन रिटायरमेंट का क्वेश्चन 6 मार्क का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है। फुल फ्लेज से मेरा मतलब है रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट नहीं पूछी जाती। तो अगर आपको रीवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल पूरा नहीं आता, क्या आप रीवैल्यूएशन बना सकते हो? आस्क योरसेल्फ, इफ यू कैन गो अहेड विद रीवैल्यूएशन देन व्हाई आर यू नॉट गोइंग? आपको लगता है पूरे 6 मार्क नहीं आने वाले, कोई बात नहीं, क्या 2 मार्क की जो रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट उसमें दी है क्या आप वो कर सकते हो? अगर कर सकते हो गो अहेड। सिर्फ इतना अपने पास इसमें टारगेट रख लो कि अगर इसमें रीवैल्यूएशन कहीं पे पूछा होगा मैं कर दूंगा, दैट्स इट। मान लो आपने कोई शेयर्स का क्वेश्चन उठाया, बड़ा सवाल, बड़े सवाल के अंदर जो पहली 2 एंट्री होती है वही प्रो राटा की होती है, लेकिन अगर वो पहली 2 एंट्री जो प्रो राटा की है वो गलत हो गई तो नीचे भी गलत हो जाएगा। तो भाई आप ये भी तो कर सकते हो कि पहली 2 एंट्री का स्पेस छोड़ के थर्ड एंट्री करके आ जाओ। थर्ड एंट्री तो अलॉटमेंट की बेसिक है, वो क्यों नहीं कर रहे? फोर्थ एंट्री जो अलॉटमेंट की अमाउंट मिलती है उसमें एरियर्स होते हैं, एरियर्स पे जगह छोड़ के बाकी तो लिख कर आ सकते हैं। कॉल की एंट्री बेसिक होती है, वो क्यों नहीं कर रहे? फॉरफीचर की एंट्री बेसिक है, वो क्यों नहीं कर रहे? सो डोंट पुट योर इंटायर अटेंशन ऑन दी 6 मार्क्स पे कि मैं पूरा ही ठीक करूंगा। लुक आउट फॉर द थिंग्स कि ये तो हो सकता है मेरे से, अगले टेस्ट के लिए आपकी तैयारी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, आज का आपके पास घर पे थोड़ा सा काम है जो आपने करना है,
मैं जब भी आपको नेक्स्ट टेस्ट दूंगा, जब उसकी आंसर शीट दूंगा, आई विल आस्क यू कि अपनी वो शीट लेकर आओ जो आपने आज बनाई है, जो आपने भी मेरे सामने बनाई है। घर जाके थोड़ा इसको और फेयरली बना लेना कि मैंने ये टॉपिक्स लिखे थे, कि मेरे ये सही होने चाहिए। मैं आपकी आंसर शीट को उसके साथ अलाइन करूंगा कि वो ठीक हुए या नहीं हुए। अगर वो पूरे ठीक हो गए हैं तो आप उसमें कोई 3 टारगेट और जोड़ देना। 3 टारगेट मतलब 3 नए टॉपिक और जोड़ देना कि सर हम ये अगले टेस्ट में और ठीक करें। मान लो अगर वो ठीक नहीं हुए हैं तो सिर्फ आप उसके अंदर जो 1 या 2 टारगेट जो और जोड़ देना कि हम अगले टेस्ट में ये ठीक करें। तो आपकी स्ट्रेटेजी इस बेस पे जानी चाहिए। प्लीज मेक दीज थिंग्स फॉर योर एग्जाम। यू नेवर नो, आपका एग्जाम जब पेपर पैटर्न में से पूरा का पूरा वैसा आएगा, वो रिग्रेट संभाले नहीं संभलेगा। आपको लगेगा कि हमें पता था कि पेपर में ये आने वाला है पर हम फिर भी नहीं पढ़ के गए, तो वो प्रॉब्लम है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ये देखो सामने, ऐसा खाली मेरे पेपर में नहीं, अकाउंट्स का एग्जाम होपफुली कहीं पर भी आता है, देन आई हैव स्किल्स, मैं बता सकता हूं कि कौन सा पेपर पैटर्न जो है किस पे आएगा। आई विल बी 80-90% श्योर कि ऐसा होगा। मैं किसी और में अगर आपको दिखाऊं, ये देखो, ये फाउंडेशन का मैंने आपको बताया, सीबीएसई का बताया, ये इंटर का पेपर पैटर्न है, ये भी मैंने दिसंबर 13 को डाला था। मैं एक बार चेक करूं मेरे पे अगर इंटर का क्वेश्चन पेपर है तो उससे सही क्लियर हो जाएगा। ये ये देखना, ये इंटर का क्वेश्चन पेपर है। तो अकाउंट्स के पेपर जहां कहीं भी आते हैं, जैसे भी आते हैं, वी कैन गो हेड विद दिस कि भाई उसमें क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसका पेपर पैटर्न आपको दिखा रहा हूं, ये रहा पेपर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 6 आई हैव सेड कि इन 3 टॉपिक में से बन सकता है, AS13, AS2, IR और ब्रांच। चेक करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 CA इंटर का। 6 का C पार्ट है, ब्रांच का क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने मार्क का दिया हुआ है, 6 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ये सी पार्ट ब्रांच है, ये हूबहू वैसा आया। ओके, कुछ और दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 5 कंसोलिडेशन से आएगा 14 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 4 अमलगामेशन से आएगा 14 मार्क का। स्टार लगाए थे, मतलब फिक्स प्लेस है, आना ही आना है। चेक करते हैं, गया मैं ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, 14 मार्क का अपने पास जो वो आया हुआ है। यहां से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखो 14 मार्क्स। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 4 हमेशा अमलगामेशन का आएगा, ऑलवेज अमलगामेशन। एक कंपनी रेनबो लिमिटेड इज फॉर्म टू एक्वायर एसेट लायबिलिटी, ये अमलगामेशन का क्वेश्चन है। जैसा मैंने कहा था 14 मार्क का आएगा, ये चेक करें, ये भी 14 मार्क का आया। इसका मतलब पेपर पैटर्न में दिस 14 मार्क्स, दिस 14 मार्क्स, दिस 6 मार्क इज एग्जैक्टली सेम। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा था या तो कैश फ्लो से या बायबैक से आएगा, व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 7 मार्क्स का आएगा। लेट्स चेक। क्वेश्चन नंबर 3 कैश फ्लो, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 7 मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स। व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड कि इसके साथ कैश फ्लो के साथ दूसरा टॉपिक कौन सा आएगा, बायबैक। पर इंस्टीट्यूट ने ये बायबैक क्वेश्चन 6 में पूछ लिया, जैसे मैंने फाउंडेशन में बताया था। तो जाहिर सी बात है जब बायबैक क्वेश्चन 6 में पूछ लिया तो यहां नहीं पूछेगा, तो उन्होंने यहां पे बायबैक को नहीं पूछा, बायबैक उन्होंने क्वेश्चन 6 में पूछ लिया। ये देखो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जाऊं, जस्ट टू लेट यू नो कि बायबैक इसमें आया या नहीं आया। ये देखो बायबैक क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, ये इसमें पूछा गया, कितने मार्क का पूछ लिया, 4 मार्क। पेपर पैटर्न पे अगर वापस आऊं तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा था, ये थोड़ा ध्यान देना, कभी कभार ऐसे पेपर बनाने वाले जो लोग हैं वो कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क का, 14 मार्क। आई वाज प्रीटी श्योर कि ये 14 मार्क का आना ही चाहिए, मैंने स्टार भी लगाया था इसके ऊपर। और एक नीचे क्वेश्चन नंबर 6 में बी पार्ट था IR का, आई वाज प्रीटी श्योर कि ये 4 मार्क का है। इंस्टीट्यूट ने काम देखो क्या किया, इन दोनों क्वेश्चन की प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया। उन्होंने IR को दे दिया क्वेश्चन 2 में कितने मार्क का, 14 मार्क। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दे दिया नीचे कितने मार्क का, 4 मार्क। आओ जरा दिखाऊं क्वेश्चन पेपर पे अगर हम जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 का जो A पार्ट है,
ये पढ़ो 6 का ए पार्ट उन्होंने पीनल अकाउंट पूछा है, कितने मार्क में पूछा है? 4 मार्क। ऊपर जाऊं, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी मैं ऊपर आपको दिखा रहा था, ये देखो, ये रहा पूरा क्वेश्चन नंबर 2। 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है, और ये 14 मार्क का क्वेश्चन आईआर का क्वेश्चन है। मतलब पेपर पैटर्न पे जो मैंने आपको बताया था कि ये इधर इधर आना चाहिए, ये आया तो सही, पर ये इस तरीके से आया। ये जो 4 का आना था वो 14 का दे दिया, जो 14 का आना था वो 4 का दे दिया। अगर बच्चा दोनों टॉपिक पेपर पैटर्न के मुताबिक पढ़ के गया होगा, ही मस्ट हैव अटेम्प्टेड दैट। बट मेरे पेपर में ये काउंट करना कि कितना मेरे हिसाब से आया, मैं उसमें इसको काउंट नहीं कर रहा। कल को आपको ये लगे कि सर ऐसे तो कहीं भी हो सकता है, तो आई एम नॉट काउंटिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहा था इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन आना चाहिए, 26 से, 15 से, 22 से। चेक करते हैं क्या 26, 15, 22 से आया या नहीं आया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ये है एएस 15, तो 15 से आया। 15 के अलावा मैंने लिखा था 26 और 22 से आना चाहिए। उन्होंने ना 26 पूछा ना 22 पूछा, 22 को उन्होंने ऊपर पूछ लिया एमसीक्यू में। इस पेपर में एमसीक्यूज भी आते हैं, ये ऊपर दिखा देता हूं मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं एमसीक्यूज। 15 एमसीक्यू आते हैं 2-2 मार्क के। तो जो एएस 22 नीचे आना चाहिए था यहां पे, उन्होंने यहां ना पूछ के कहां पे पूछ लिया, एमसीक्यू। अगर मैं सबको टोटलिंग करूं कि कितने मार्क का पेपर हमें पहले से पता था, तो 76 मार्क का पेपर हमें पहले से पता था, इतना यहां से ऐसे ऐसे आएगा। और अगर ऑब्वियस सी बात है कि आपने उस मार्क्स की तैयारी नहीं करी, तो फिर वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटा घर पे थोड़ा सा वक्त निकाल के जो ये स्ट्रेटेजीज हैं इनके ऊपर जो ध्यान दो, ठीक है। एज आई हैव स्टेटेड अर्लियर, खाली इसके करने से रिजल्ट नहीं बनने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो यू आर प्लानिंग फॉर 90 प्लस, 95 प्लस, इफ यू आर प्लानिंग फॉर 100, दिस solely cannot make that thing happen, नहीं हो सकता। put your sleep, put your exercise, put your diet and mindset। mindset मतलब कि positive mindset। अपने दिमाग में बार बार ये ख्याल लेकर आओ, whatever I am doing will reflect in my results, whatever I am doing। इससे मेरा मतलब है जितना मैं प्रिपेयर कर रहा हूं उतना तो आएगा, ऐसे। तो आपने ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मैंने 80 मार्क की तैयारी नहीं करी। जब आपने 80 की तैयारी करी नहीं और जब 40 मार्क आ रहे हैं, तो फिर आप उसमें शौक क्यों मना रहे हो बैठ के? जब करी नहीं थी तैयारी और 40 आ रहे हैं अपने पास, तो फिर तो कोई अपने पास गम मनाने का मतलब ही नहीं है ना। तैयारी 25 की थी, 25 आ गए, तो फिर ये बात तो खुशी की होनी चाहिए। इसलिए अपना टारगेट को जो है थोड़ा सा स्विच करो, माइंडसेट को स्विच करो, और अगला टेस्ट उस परसेप्शन से दो। यू विल बी सरप्राइज कि आपके जो मार्क्स हैं जो भी आएंगे, शायद वो उतने ही हो, पर वो आपको कॉन्फिडेंस देना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने इतना पढ़ा था और हमारा आगे जाके जो मार्क्स हैं उसके बेस पे इतने बने। इस तरीके से अपने आगे वाले जो टेस्ट हैं उनको दो, ठीक है। लास्टली नॉट लीस्ट, काइंडली जितना हो सके अपने पेपर आप सेंटर्स पे आके दें। ये बात आपको बचाएगी एग्जाम में होने वाले पैनिक अटैक से। आपने टेस्ट देते समय अपने एग्जाम का प्रेशर, वो इन्वायरमेंट नहीं देखा है, तो फिर जब आप उस फाइनल पेपर में बैठे होगे उस इन्वायरमेंट के अंदर, हो सकता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी ना सॉल्व हो। बाय एग्जाम इन्वायरमेंट आई मीन कि आपके सामने कोई खड़ा हो और आप उसके सामने बैठ के टेस्ट दे रहे हो, जैसे यहाँ ऐश्वर्या मैम होती हैं या कोई और टीचर है, इस तरीके से। लेट से किन्हीं बच्चों का घर जो है बहुत दूर है, नहीं आ सकते, घर में कोई फंक्शन है, नहीं आ सकते। अपना रूम लॉक करो, अपने पेरेंट में, घर में भाई बंधु किसी की भी एक की ड्यूटी लगवा दो, उनको बोलो सिर्फ आप हमारे सामने बैठ के अपना कोई भी काम कर लो, बस आप डिस्टर्बेंस मत करना, और आप सिर्फ हमें ऑब्जर्व करो कि क्या हम कहीं इधर उधर तो नहीं देख रहे, या हम कहीं बीच में रिलैक्सेशन मूड में तो नहीं आ रहे। इस इन्वायरमेंट में अपना एग्जाम दो। अगर आप पूरे टाइम एग्जाम की तैयारी करोगे और इन्वायरमेंट की तैयारी नहीं करी, तो ज्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम में एग्जाम का इन्वायरमेंट ज्यादा परेशान करेगा रादर देन क्वेश्चन पेपर। तो इस इन्वायरमेंट को बियर करने के लिए उस इन्वायरमेंट में खुद को डालो। जब तक आप उस इन्वायरमेंट में नहीं डालोगे खुद को, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। द रीजन कि 12th क्लास का पेपर सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, आपको दूसरे स्कूल में भेजा जाता है, उसका एक रीजन है क्यों ऐसा करा जा रहा है। भाई बच्चे को समझ में आया ना कि बाहर के स्कूल में भी पेपर जाके देंगे तो क्या माइंडसेट रहेगा, कैसे होगा, ये सब बहुत जरूरी है। तो जो बच्चे टेस्ट देने यहां पर नहीं आ पा रहे हैं, एटलीस्ट घर पे क्वेश्चन पेपर लेके उसको इस तरीके से सॉल्व करें कि वो एग्जाम का इन्वायरमेंट हो। वो नहीं हो पा रहा है अपने पास, ट्राई करें यहां पर आके पेपर दें। उस दिन नहीं हो पाया, अगले 1 या 2 दिन का आके अंदर उस टेस्ट को देके जाए। लेकिन आने वाली तैयारी अपनी इस मोड पे करें, इस चीज के ऊपर करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपको उतना खुश नहीं करेगा जितना खुश करना चाहिए। यहाँ पे प्राउड उस चीज पे होना चाहिए कि हमने जो सोचा था उतना हम पा पाए,
ऐसे नहीं कि हम तैयारी बहुत कर रहे थे लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आया, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो मैंने कहा था सोने से 10 मिनट पहले, 10 मिनट्स पहले और उठने के अपने पास 10 मिनट के अंदर नरिश योरसेल्फ विद गुड थॉट्स। तो थॉट्स से मेरा मतलब है यू कैन रीड अ बुक, कोई भी बुक, वॉट एवर बुक। मैं अपनी तरफ से कोई बुक का नाम नहीं लूंगा कि आप जाके बाजार से भी कोई बुक परचेज करो, इतना नहीं है आपके पास। अगर आपके पास कोई बुक ढूंढने की जरूरत नहीं लग रही आपको, अमेजोन पे आगे सर्च करो कोट्स और उसके आगे बुक लिख देना। मार्केट में कुछ कोट्स वाली बुक जो है वो भी मिलती है कि आप जैसे आज सुबह उठे, अब आज तारीख है 14th ऑफ जैन, तो आपको उस बुक में सीधा 14th ऑफ जैन वाले पेज पे जाना है और पढ़ना है कि आज का विचार क्या है। बस। इफ यू स्टार्ट योर डे लाइक दिस एंड यू एंड योर डे लाइक दिस, देन देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि आपका माइंड उस जोन में आ जाएगा, उस जोन में आगे वो काम करने लगेगा। बट अगर आप वो नहीं कर रहे हो, रेस्ट इज योर कॉल। मैं उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा कि मैं डेली क्लास अपनी जो है वो छोड़कर इन सब चीजों के ऊपर बात करूं। मुझे लगता है इन सब चीजों के ऊपर बात करना जरूरी है, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं जैसा चल रहा है वैसे चलना है, इट्स ऑल योर कॉल, उसमें मैं कुछ नहीं करने वाला। वॉट एवर सिनेरियो जो मेरी तरफ पे आएगा, जो मुझे लगता है कि मुझे एड्रेस करना चाहिए, आई विल बी देयर। आपको लगता है कि सर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो मैं काफी टाइम से एड्रेस कर रहा हूं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप मेरे से शेयर करो, व्हाट्सएप पे करो, वॉइस नोट पे करो, जैसे आपको करना है करो, जो बेस्ट हो पाएगा हम करेंगे। लेकिन अपने दिमाग में इस चीज को लेके चलो कि थोड़ा सा प्लानिंग के अंदर चेंज लाना है, उससे रिजल्ट हमारा इंप्रूव होगा। तो अगले टेस्ट का टारगेट ऐसा नहीं है कि किसी को 30 नंबर लेकर आने हैं। जो आपने अपनी शीट पे लिखा है, ट्राई टू प्रिपेयर मोस्ट ऑफ इट एंड चेक क्या मेरा वो पूरा हो पाया नहीं हो पाया। ट्राई टू प्रिपेयर मोस्ट ऑफ इट। तो स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करें, जो वीकनेस है जब आप अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करोगे वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ होती जाएंगी, वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। लेकिन बेहतर है कि काम करना शुरू करें, नहीं तो फिर मजा नहीं। ठीक है, अगला वाला टेस्ट आपका जब भी है मैम नोटिफिकेशन डाल देंगी, उसको अपने पास आप इस ऑर्डर में दे और चेक करेंगे क्या उसका रिजल्ट आपका इंप्रूव हुआ नहीं हुआ। मुझे फीडबैक जरूर बताना कि क्या वो पॉलिसी फॉलो करके, वो स्ट्रेटेजी फॉलो करके आपको वो रिजल्ट मिला या नहीं मिला। क्या आप अगले वाले टेस्ट के लिए होपफुल फील कर रहे हो या नहीं फील कर रहे हो, उसके ऊपर अपना काम करना है। ठीक है, बाकी इसको फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल वही 8:15 एस.टी. शर्मा ही लानी है। अब हम एग्जाम तक सिर्फ एस.टी. शर्मा करेंगे, टी.एस. ग्रेवाल वगैरह आपको बैग में कैरी नहीं करनी, वही एस.टी. शर्मा। ओके, दैट्स ऑल।